हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान पर। और आज गाइस हम एनसीएफ अपनी सीरीज़ का पार्ट जो है चैप्टर 3 का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आपके चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी करा चुकी हूँ एनसीएफ के। और एनसीएफ में टोटल 5 चैप्टर्स है, मैं फिर से बता रही हूँ। तो हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज से हम 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिनिश करेंगे इसको और कुछ वीडियोस आएंगी, उसमें ये पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3rd चैप्टर में आपकी 1 से 4 वीडियोस तक कवर हो सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, असेसमेंट प्रोसेस है, जिस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी पार्ट में। ठीक है, आपका जो पेडागोजी पार्ट है उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ऊपर से असेसमेंट अपने आप में एक सिलेबस में आपको कवर करना है असेसमेंट, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मैं 4 वीडियोस में कोशिश करूंगी पूरा कवर करा दूं। ठीक है, थोड़ा आराम से ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में आपके लिए सब कुछ कर दूं तो बड़ा ही पहुंच हो जाएगा। ठीक है, वो समझ में कुछ नहीं आएगा। और साथ ही साथ मतलब शॉर्टकट नहीं मार सकते। फिलहाल मैं कहूंगी आपको थोड़ा डिटेल तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। ठीक है, आज की वीडियो जो है आपकी लैंग्वेज पर ही फोकस रहेगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है इस चैप्टर में। उसके बाद मैथ्स है, सोशल साइंस है, काफी चीजों को कवर किया है, टॉपिक्स को आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो आज हम सिर्फ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे पूरी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि टाइम चाहिए था भाई लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग से पढ़ने के लिए। ठीक है, खैर थ्योरी जो आपका सीडीपी का पार्ट चल रहा है, जिसमें मैं आपको थ्योरीज वगैरह करा रही हूँ, तो उसमें मैं लैंग्वेज की थ्योरीज भी आपको कराऊंगी, स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट और ये सब मैं कराऊंगी आपको वहाँ पे भी। सो गाइस, इस चैप्टर में जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन जो है वो किया गया है। यहाँ पे मैथ्स को भी कवर किया गया है, सोशल साइंस को भी कवर किया गया है, प्लस लैंग्वेज को भी कवर किया है, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट प्रोसेस, स्कूल एजुकेशन, इन सब की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लैंग्वेज का ही टॉपिक लिया गया है इस चैप्टर में, तो मैं आपको सबसे पहले आज लैंग्वेज ही कवर कराऊंगी। ठीक है, हम सिर्फ लैंग्वेज की बात करेंगे आज, और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर होम लैंग्वेज पर जोर दिया गया है, मदर टंग पर जोर दिया गया है। ठीक है, मदर टंग का जो, अगर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं तो गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन था ना, जो बेसिक एजुकेशन की गांधी जी बात करते थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। बेसिकली गांधी जी को पता था कि हम जो है अंग्रेजी को उस टाइम भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था, मतलब जब से अंग्रेज आए थे उन्होंने तो अंग्रेजी को पॉपुलर किया ही, लेकिन गांधी जी का मानना थी अगर आप दूसरी भाषा को अपना लेंगे, अपनी बेसिक भाषा को ही भूल जाएंगे, तो बेसिकली आप अपनी संस्कृति से भी अलग होंगे। साथ ही साथ जो है बच्चे सीख नहीं पाएंगे ढंग से, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो अपनी मदर टंग में ही मतलब कैपेबल होते हैं, और आप इंग्लिश उन पर थोप नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो ये गांधी जी के टाइम से चला आ रहा है। और अभी एनपीई 2020 यानी कि एनपीई 2020 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 में भी कहा गया है कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे को आपको मदर टंग में ही पढ़ाना है। ठीक है, अभी मदर टंग होती क्या है? देखिए, लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हिज और हर होम एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो बच्चा जहां पर रहता है, सपोज ये बच्चे का घर है, ठीक है, अब इसके बाहर काफी एक दायरा होता है जहां पे उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई गांव है तो हम गांव की, पूरे गांव की बात कर सकते हैं। अगर शहरों की बात करें तो कॉलोनीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, जहां वो पला बड़ा है, उसके बाहर के लोगों से भी वो इंटरेक्ट करता है। सोशल इंटरेक्शन की यहाँ पे बात की गई, सोशल एनवायरनमेंट की, मतलब जो उसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनकी जो लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, उसके परिवार की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हो सकता है कि उस पूरे एरिया में हो सकता है कि बच्चे की लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन इस एरिया में आने के बाद जो है बच्चा जो है उस लैंग्वेज में ढल गया है, तो उसके लिए वो भी मदर टंग हो सकती है। ठीक है, तो मदर टंग ये नहीं है कि मम्मी पापा की जो भी लैंग्वेज होगी बच्चे की वही होगी। यहाँ पर बेसिकली लोकल लैंग्वेज, जो बच्चे की होम लैंग्वेज कह सकते हैं, यानी कि जो बच्चा प्रयोग कर रहा है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, भले ही मान लीजिए पहले वो गुजराती परिवार का बच्चा है, लेकिन वो ऐसी जगह पे पला बड़ा है, अब जन्म उसका हुआ है जहाँ पे सिर्फ हिंदी स्पीकिंग है, मम्मी पापा भी हिंदी बोल रहे हैं उसके सामने, तो जरूरी नहीं है कि वो गुजराती में ही बात करेगा। यहाँ पे गुजराती उसकी होम लैंग्वेज ना होकर यहाँ पर हिंदी उसकी होम लैंग्वेज बन जाएगी, क्योंकि उसके सोशल एनवायरनमेंट में उसको वही मिल रही है। ठीक है, तो इस पर जोर देना है। जो बच्चा बेसिकली, जब बच्चा स्कूल में आता है, मैं कहूंगी कि 4 से 5 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है, दिल्ली गवर्नमेंट में आपका नर्सरी केजी भी है तो आप वहीं से लगा लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का बच्चा लगा लीजिए। तो जब ये बच्चा स्कूल में आता है तो इसके पास लैंग्वेज का बहुत ज्यादा एक, मैं कहूंगी कि पूरा एनरिचमेंट होता है, पूरा एक इसके पास पिटारा होता है लैंग्वेज का, जिसको यूज करता है स्कूल में आकर और बेहतर ढंग से।
ठीक है। तो इस लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बच्चा, एक सिंगल बच्चा जो है 3 लैंग्वेज भी जान सकता है, 4 भी जान सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको कितनी आती है, ठीक है। अभी गुजराती इस वाला एग्जांपल दिया था, हो सकता है हिंदी वो ज्यादा यूज कर रहा है लेकिन उसको गुजराती भी आती हो सकता है उसके पेरेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश भी आती हो। तो देखिए बच्चे का जो ये चाइल्डहुड होता है ना, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है और यहाँ पे बच्चे को बहुत सारी भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, मतलब कॉग्निटिवली अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपका जो IQ लेवल बहुत ज्यादा है, तो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज आपके सामने लेकर आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो बात है कि बच्चा क्या किस चीज में कैपेबल है। तो होम लैंग्वेज मैंने आपको समझा दी है, जो बच्चे के आसपास बोली जा रही है, उसके माता पिता, उसके घर में या उसके पड़ोस में जो भी एक लैंग्वेज कॉमन होती है जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं मदर टंग। तो हमारा कहने का मतलब NCF भी यहीं पर जोर दे रहा है, NCF 2005 भी कह रहा है कि आपको बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाना है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कह सकते हैं वो आपका मदर टंग में होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन हैव इनेट लैंग्वेज फैकल्टी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चा जो है उसके अंदर जो है जन्मजात होती है लैंग्वेज फैकल्टी। ऐसा नहीं है कि उसने जन्म लिया है और जन्म के बाद आपने उस पर कुछ थोपा है तभी उसको लैंग्वेज आई है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे के अंदर, जैसे आप चॉम्स्की की बात करते हैं ना, चॉम्स्की एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की इनकी पूरी थ्योरी है, मैं आपको कराऊंगी CDP में। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर लैड सिस्टम होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है ऑलरेडी, ठीक है। उनके दिमाग में फिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मशीन है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उनके दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज के लिए कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलते ही वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और बच्चा लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों में इनेट कैपेबिलिटी पाई जाती है, लैंग्वेज फैकल्टी उनके अंदर होती है, यानी कि लैंग्वेज बच्चा बहुत जल्दी सीखता है पर उसको थोड़ा सा भी एक्सपोजर मिलता है तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा है, एक बच्चे को आपने जंगल में एक कमरे में बंद कर दिया, वहां पे कोई उससे बातचीत नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वहां पे भी देखो, अगर उसके आसपास चिड़िया होंगी या कोई एनिमल होगा जो डेली एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चा उसी साउंड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने मोगली सीरियल देखा है ना, खैर ये तो एक काल्पनिक है लेकिन ये रियलिटी भी है। अगर आप मोगली की तरह एक बच्चे को जंगल में छोड़ देंगे, हालांकि जंगली जानवर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जस्ट आप मान लीजिए कि आप एक कमरे में बच्चे को रखते हैं, वहां पर वो डेली जो भी साउंड सुनेगा ना वो वही सीख जाएगा। तो बच्चे के अंदर ये इनेट कैपेबिलिटी है कि जो उसको एक्सपोजर मिलेगा लैंग्वेज का वो सीख जाएगा, ठीक है। बोलना, हालांकि उस बच्चे को फिर आप बोलना भी सिखा सकते हैं एक टाइम के बाद, अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं, जो भी है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे के अंदर जन्मजात ये फैकल्टी पाई जाती है। लैंग्वेज एनेबल्स द चाइल्ड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज, पीपल एंड थिंग्स एंड टू रिलेट वर्ल्ड अराउंड। अब देखिए लैंग्वेज का बेसिक रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आप जिसके थ्रू अपने आइडियाज जो है शेयर करते हैं दूसरों को, दूसरों के आइडियाज आप ग्रास्प करते हैं, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज का मतलब बहुत ही मेजर फंक्शन है, जिसकी वजह से जो है बच्चे सारे अपना जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है बच्चा कहाँ से करता है, वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू करता है, ठीक है। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे करेगा, कैसे मैनिपुलेट करेगा, कैसे बातें करेगा, ठीक है। एक दूसरे से बातें करेंगे, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जितनी भी चीजें होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज, जो बच्चे अब जो बोल नहीं सकते, जो या सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे भी आपके सामने आएंगे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनके लिए आपकी जो साइन लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम साइन लैंग्वेज की बात करते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल यूज होता है। तो बेसिकली बात यह है कि आपको बच्चे के लिए इंतजाम करना है प्रॉपर लैंग्वेज एक्सपोजर का, ठीक है। कि अगर बच्चा जो, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये तो कहता है कि हमें अपने सिस्टम को जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा टू अडेप्ट दीज चिल्ड्रन, ठीक है। इन बच्चों को समायोजित करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तो आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो इस पार्ट में थी, ओके। तो आई होप कि इससे भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वो नहीं छोड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आगे जो है लैंग्वेज एजुकेशन की बात की गई है, तो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इंडिया को बेसिकली फोकस में रखा गया है कि भारत में जो लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और देखिए इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, प्लस आपको पता है कि हमारे जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं यानी सूची में हमारी 22 भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं जिनको माना गया है, 22 भाषाएं हैं ऐसी, ठीक है।
तो इंडिया में जो है लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो पहला आंध्र प्रदेश जो स्टेट था वो पहला ऐसा स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मैं इंडिया की बात करूं। ठीक है, और बहुत ही रिच है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज जो है बैरियर है पढ़ाई में, कि भाई डिफरेंट जब आप चलिए केवीएस की बात कर लीजिए, केवीएस में आप जगह जगह पर नौकरी करते हैं, आप साउथ में भी जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर तरह तरह के बच्चे मिलेंगे, साथ साथ केवी टीचर्स के बच्चे होंगे, फिर आर्मी के बच्चे होंगे, नेवी के बच्चे होंगे, तो मिक्स हो जाता है। तो हम कहते हैं ना केवीएस को एक तरह से मिनी इंडिया बोल सकते हैं, जहां पर तरह तरह के बच्चे जो है पढ़ते हैं। अब सबकी कुछ कुछ भाषाएं होती है, घर में कुछ बोल रहे हैं, स्कूल में आकर फिर हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चे आपस में भी शेयरिंग करते होंगे किसी ना किसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बात ये है कि आप इस चीज को रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इतने सारे बच्चे हैं जिनको काफी लैंग्वेजेस आती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, सपोज किसी को सपोज आप केरल में गए हैं, ठीक है, केरल में किसी साउथ स्टेट में गए हैं, तो आपकी कोई भी लैंग्वेज है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, किसी बच्चे को आती है, तो आप उसको बुला सकते हैं कि बताओ अपनी लैंग्वेज में हेलो कैसे बोलते हैं। ठीक है, या अपनी लैंग्वेज में ये कैसे बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो कराई जा सकती है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो होती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है, वो कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं हो सकता है, वो रुकावट कभी नहीं होगा, बल्कि एक आपके लिए रिसोर्स ही होता है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन यही लगाइए कि ये एक रिसोर्स है। ठीक है, एक चैलेंज भी है हमारे लिए कि टीचर कैसे उस चीज को करता है, तो इसको चैलेंज और एक रिसोर्स के रूप में आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात की गई है कुछ डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज, कुछ भाषा परिवार, भारत में जो भाषा परिवार है उनके बारे में बात की गई है। टोटल 5 भाषा परिवार जो भारत में है उनके बारे में बात की गई है। तो इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंडो आर्यन हो गया, ठीक है, फिर द्रविडियन हो गया, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, फिर तिब्बत बर्मन हो गया, और उसके बाद अंडमानीज हो गया। तो ये आपके टोटल 5 लैंग्वेज फैमिलीज है इंडिया में, या इनको कह सकते हैं भाषा परिवार है। तो इनके नाम याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने भाषा परिवार टोटल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जब आप 2 लैंग्वेज का यूज करते हैं। सपोज एक बच्चा है वो 2 लैंग्वेज को जानता है, तो उसको हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज बाइलिंगुअल। ठीक है, मल्टीलिंगुअल का मतलब 2 से ज्यादा भाषाएं जब आपकी आ जाती है। ठीक है, कई बार इसको इंटरचेंजेबल यूज कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही बेसिक। बाइलिंगुअल, बाई मीन्स 2, ठीक है, और मल्टी मीन्स 2 से ज्यादा। ठीक है, मल्टी में बहुत ज्यादा, एक कैसे कह सकते हैं 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो मल्टीलिंगुअलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुभाषिकता के बेसिक ये मतलब होता है कि जब आपकी क्लास है उसमें तरह तरह के बच्चे, सपोज ऐसी क्लास है जिसमें बच्चे 5 तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, अगर सभी बच्चों को लगाए तो आपकी क्लास क्या होगी, मल्टीलिंगुअल क्लास हो गई। ठीक है, और कन्फर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब ये इससे संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। मैंने कहा ना कि लैंग्वेज रिच जो बच्चे होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। ठीक है, अगर वो 2-3 भाषाएं सीख रहे हैं, देखिए वैसे लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, लेकिन बच्चा अगर 2-3 भाषाएं सीख रहा है, दैट मीन्स कि ही इज वेरी वेल डेवलप्ड। ओके, उसका कॉग्निटिव लेवल जो है काफी हाई है, और वो डेवलपमेंट भी होती है। ये भी लैंग्वेज को मतलब एक तरह से डेवलप करता है, और लैंग्वेज इसको डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको कभी भी एक बैरियर नहीं समझना है, उसको हमेशा एज ए रिसोर्स लेना है, एज ए चैलेंज लेना है कि आप टीचर हैं और आपको किस तरह से उस मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करना है, ताकि बच्चे जो है आपस में कनेक्ट करें। साथ ही साथ हो सके तो आपकी क्लास के बच्चे कम से कम 2-3 लैंग्वेज भी सीख जाए, अगर आपकी क्लास मल्टीलिंगुअल है तो। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिक्कत टीचर को सिर्फ ये हो सकती है कि टीचर अगर मदर टंग नहीं जानता है तो मदर टंग में बच्चों को पढ़ाए कैसे। ये वाली दिक्कतें जो हैं इनके गवर्नमेंट भी अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है। मैं आपको बताती हूँ कि कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप रीजनल लैंग्वेज में कोई टीचर जो है वो अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन होगा क्या, अब हम केवीएस की बात करें तो डिफरेंट पार्ट से इंडिया के से आपको जाना पड़ता है। हो सकता है नॉर्थ का बंदा साउथ में पढ़ा रहा हो, साउथ का बंदा नॉर्थ में पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं टीचर का लैंग्वेज भी एक कंसर्न हो सकता है कि बैरियर हो सकता है। तो अब क्या किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए या किस तरह से कराया जाए, ये एनपी 2020 में भी काफी डिस्कस हुआ है। देखते हैं सरकार इसके लिए क्या नई नीति लेकर आती है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कितनी आपके भाषा परिवार हैं इंडिया में। ठीक है, और क्लासिकल लैंग्वेज की भी इसमें बात की गई है बेसिकली कि भारत के बारे में ज्यादा बात की गई है कि भारत की जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है बहुत ही रिच है। ऊपर से ये कहा गया है कि इसका हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को मतलब और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए आप इस लैंग्वेज डाइवर्सिटी का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ क्लासिकल लैंग्वेज की भी बात की गई है, जैसे कि लैटिन होगी, अरेबिक होगी, पर्शियन होगी, तमिल होगी, संस्कृत हो गई। तो कुछ ऐसी क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की गई है कि ये भी आपको सिखानी चाहिए अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो ठीक है, इंडिया में टोटल आपकी
वैसे तो आई थिंक 5 लैंग्वेजेस है, लेकिन 6th लैंग्वेज को भी वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एक्चुअली 6 इंट्रोड्यूस हो गई थी, यस ओडिया जो लैंग्वेज है वो 6th क्लासिकल लैंग्वेज है। तो टोटल आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में 6 लैंग्वेजेस है। आपको बता देती हूँ, तमिल है एक तो, ठीक है, सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी हमारी तमिल, जो कि 2004 में डिक्लेयर हुई थी एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी थी आपकी संस्कृत, SKT भी लिखते हैं इसको, संस्कृत थी, जो कि 2005 में आपकी क्लासिकल लैंग्वेज अनाउंस हुई थी, ठीक है। देखिए जीके में क्वेश्चन भी आता है ये कि कौन सी सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो काफी लोग संस्कृत लगाकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमिल जो है हमारी पहली क्लासिकल लैंग्वेज है जिसको इंडिया ने अप्रूव किया था 2004 में तमिल को और 2005 में संस्कृत को। अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात करें क्लासिकल लैंग्वेज की, तो कन्नड़ा हो गई, ठीक है, कन्नड़ा इसको शायद 2008 में इसको वो किया गया था। उसके बाद तेलुगु हो गई, तो तेलुगु को किया था, इसको भी 2008 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद हो गई मलयालम जो थी उसको 2013 में अनाउंस किया गया था। और लास्ट हमारी है ओडिया यानी कि ओडिशा की लैंग्वेज, आपको पता ही है। इसको सबसे रीसेंट है, मतलब ओडिया लैंग्वेज को 2014 में जो है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। तो टोटल हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एडिशनली था। अब देखिए क्या लैंग्वेज एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इसके बारे में बात की गई है, तो डिस्कस करते हैं एक एक को। लैंग्वेज टीचिंग जो है नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल, ठीक है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म फॉलो करना है आपको, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ एक भाषा पर ना डिपेंडेंट रहे कि आप हिंदी है तो पूरा टाइम हिंदी पढ़ा रहे हैं, पूरे स्कूल में सिर्फ हिंदी को फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 2 से 3 भाषाएं तो होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों को रिच करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बात की गई है। इसके लिए आप टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, रीजनल लेवल पे टीचर्स जो अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है होम लैंग्वेज शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बात कर रहे हैं बार बार की मदर टंग हो गई या फिर होम लैंग्वेज होगी, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनना चाहिए, कम से कम 1 to 5 तक, ठीक है। अगर आप आगे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 to 5 तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमें इसके बाद थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत तो है ही, क्योंकि बच्चे को और भी एक्सपोजर आपको देना पड़ता है। तो बेसिकली जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें एक आ गया कि उसको कंफर्टेबल हो, इसलिए आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे विदाउट फियर पढ़े, उनको लगे कि हाँ भी उनकी लैंग्वेज का भी एक रोल है कुछ स्कूल की लाइफ में, या फिर स्कूल में उनकी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 350A की बात की गई है। इसमें क्या बताया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट दैट एंड लोकल अथॉरिटी। देखिए किसी भी राज्य की बात करें, देखिए पहली बात तो यह है कि जो एजुकेशन का मुद्दा है वो हमारा समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। तो स्टेट की ड्यूटी भी है और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब से हुआ, जब से 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, कि विकेंद्रीकरण हुआ, कि आपका जो एजुकेशन है या फिर कोई भी बेसिक चीजें होती हैं वो नीचे की अथॉरिटीज तक भी पहुंचे, जैसे ग्राम पंचायत होगी, नगर पंचायत होगी, MCDs हो गई। तो बेसिकली 350A में ये बोला गया है कि हर स्टेट की जो भी एजुकेशन सिस्टम को लागू कर रहा है या कोई भी लोकल अथॉरिटी है जैसे MCD हो गई, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो इनको देखना है कि भाई आप प्राइमरी स्टेज पे जो है मदर टंग को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे मदर टंग में बच्चों को आप पढ़ाएंगे। अगर पंजाब में है तो ऑब्वियसली पंजाबी है तो टीचर्स पंजाबी में बच्चों से बात करके पढ़ाए, ठीक है। या फिर अगर यूपी की बात करें तो जो भी लैंग्वेज वहां पर फोकस है, जो भी बोलियां बोली जाती है, जैसे खड़ी बोली होती है, कई चीजें होती हैं, तो वो जो यूज कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए अप टू 5th क्लास, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें बात की गई आर्टिकल 350 की। फिर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं। अब भी बार बार इसी पर फोकस किया जा रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? सबसे पहले तो बात आ गई आपकी मदर टंग की, ठीक है। ये फर्स्ट लैंग्वेज है बच्चे की, तो पहले तो इसी को फॉलो कीजिए कि आपको मदर टंग में ही पढ़ाना है, ठीक है। अब सपोज कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो पहली तो उनकी हिंदी होगी मदर टंग, उसमें आप कोई और लैंग्वेज दूसरी सिखा सकते हैं, हो सकता है आप संस्कृत सिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई और रीजनल लैंग्वेज सिखा सकते हैं, तो ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, ठीक है। इसमें संस्कृत जितनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, संस्कृत भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, वो सिखाई जा सकती है, पंजाबी सिखाई जा सकती है, कोई भी लैंग्वेज, मलयालम, तमिल, तेलुगु जो आप सिखाना चाहते हैं। उसके बाद जब हायर लेवल पे जाएंगे तो कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश इज ऑल्सो ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। या फिर क्लासिकल लैंग्वेजेस उनको सिखाई जा सकती हैं। तो यही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। वो अब डिपेंड करता है, अब हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगा तो वहां पे दूसरी लैंग्वेज कुछ और होगी। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है जैसे तमिल, तेलुगु, ये तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो यहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो वहां पे हिंदी जो है वो सेकंड लैंग्वेज बन जाएगी उनके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज वही रहेगी जो वहां पर बोली जा रही है। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वर्क करता है।
एट लेटर स्टेजेस स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस। तो ठीक है, जब बड़े हो जाएं ज्यादा बच्चे तो वहां पे आप क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो आपको समझना था। ठीक है कुछ नहीं, वही है, पहली तो अपनी मातृभाषा ही होती है, उसके बाद फिर कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज आ जाइए, उसके बाद 3rd नंबर पे आप जो फॉरेन लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है, उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे होम या फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, फर्स्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं, होम लैंग्वेज बोल सकते हैं, मदर टंग बोल सकते हैं। तो इसकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें एजुकेशन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली, देखिए प्राइमरी स्टेज पर जो है चाइल्ड्स लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर विद नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम। ठीक है, ये लाइन है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। उससे पहले हम जरा एक बार बात करते हैं कि ये मदर टंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला मैंने आपको रीजन बताया कि बच्चा एक फियरलेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमने एक टारगेट रखा है ना, फियरलेस एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए। तो बच्चे की जब मदर टंग आएगी तो उसका कुछ अपनापन फील होगा। ठीक है, आप एक बच्चा जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आ रहा है या फिर कोई बोली बोलता है, आप उसके जस्ट सामने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर देंगे और बच्चों को कहेंगे आप रीडिंग करो, ये करो, वो करो, ठीक है, इंग्लिश में, बिना ये जाने कि बच्चे को तो इसका ए भी नहीं आता है, भाई वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी हो सकता है। तो बेसिकली उसको फियरलेस एनवायरनमेंट देना है जहां वो बिना डरे उस लैंग्वेज से, उस भाषा से ना डरे, बल्कि अपनी मदर टंग का खुले रूप से प्रयोग कर सके। आप एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे और एक क्वेश्चन उसको अपनी उसकी भाषा पूछेंगे, देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश वाली स्टेज पर तो बच्चा बिल्कुल घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती, फिर ऊपर से आसपास के बच्चे हंसने लग जाते हैं, जो भी है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आप उससे उसकी लैंग्वेज में पूछेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ मेरी लैंग्वेज भी स्कूल में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा बेसिक मेन यही गोल होना चाहिए कि बच्चे की जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं उनको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर हम 3rd क्लास से बात करें तो आप ओरेसी एंड लिटरेसी इन स्किल्स के बारे में ध्यान दे सकते हैं। लिटरेसी, सॉरी इट्स LITERACY, ठीक है, लिटरेसी एंड ओरेसी। ठीक है, तो इन पर फोकस करना चाहिए। लिटरेसी में आपका ये सारी चीजें आ जाती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग वगैरह। ठीक है, और ओरल उसकी कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है आपको बढ़ानी है। आपको रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं करना है कि तूने 2 लाइन का नंबर जो है, सॉरी 2 लाइन का क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करके सुनाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ना आ रहा है, उसको लिखना आ रहा है, वो बोल सकता है। सबसे पहली बात तो लिसनिंग कर रहा है। ठीक है, LSRW बोलते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये बेसिक मेन होता है कि बच्चा कम से कम सुन पा रहा है, समझ पा रहा है आपको, फिर वो स्पीकिंग कर पा रहा है, कुछ बोल पा रहा है, अपने विचार को भी कर पा रहा है। ठीक है, फिर वो रीड करने पे आते हैं, फिर हम राइटिंग पे करने पे आते हैं। तो 3री क्लास से जो है आप ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। 1st 2nd का बच्चा तो आपको बोल के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे, वही आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो यही है कि प्राइमरी स्टेज पर जो है बच्चे की जो भी लैंग्वेज है उसको आपको एक्सेप्ट करना है विद नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम। आपको देखिए जब कुछ बच्चा गलत बोलता है ना तो हमारी पहले से प्रवृत्ति रहती है कि ठीक कर दो फटाफट से, नहीं ये तुमने गलत बोला है, आप थोड़ा प्यार से कर दो, क्योंकि आपका वो है ना कि पॉक्सो कानून लागू हो रहा है, ना आप डांट सकते हैं ना आप मार सकते हैं। तो नहीं बेटा आपने बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है, ये अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ये दूसरा करो, देखो ये ऐसे करना है। ठीक है, आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल गलत है, तो आप ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो और इसको ऐसे करना। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये एकदम से उसको गलत बोलने की या ना करने की ये गलत होती है। बच्चे को करेक्ट करना बात बात पे भी ठीक नहीं होता है। एक तो बच्चे का मोरल डाउन होता है, उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो आपको बार बार उसको करेक्ट नहीं करना है, उसको बोलने देना है वो जो बोलता है। फिर आप भी कुछ बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। ठीक है, उस पॉजिटिव में बातों बातों में उसके द्वारा जो गलती की गई है उसको आप सही कर दीजिए। मतलब उसको मत बोलिए कि आप ये गलती सही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज बच्चे ने बोला कि द एप्पल इज ऑन द टेबल। ठीक है, सपोज एप्पल जो है वो टेबल पर रखा है। ठीक है, आपने बोला कि बच्चा बताओ इसको कैसे पढ़कर बोलेंगे। सपोज आप 4th क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी है, बच्चा बोलता है द एप्पल इज अंडर द टेबल। ठीक है, उसको लग रहा है कि ऊपर का मतलब अंडर होता है। सो टीचर, अच्छा आपने ये जवाब दिया है, ओके बेटा, ओके। फिर दूसरे बच्चे से पूछा, सपोज वो भी गलत बोल देता है, तीसरे बच्चे से पूछा तो हो सकता है कि वो ठीक बोल दे। ठीक है, तो आप वहां से बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो। अच्छा हाँ बेटा आपने ऑन बोला है, अरे बिल्कुल सही बोला है आपने, तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया। ठीक है, लेकिन इनसे पूछो ऑन कैसे होगा, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। प्लस आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा ये तो ऊपर है ना, तो ऊपर के लिए तो शायद हम ये बोलते थे कि द एप्पल इज ऑन द टेबल। फिर आप बच्चे से दोबारा पूछिए, आपको लगता है कि यही है, बच्चा देखिए बोलेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा बिना डरे।
ठीक है, बिना डरे, और वो समझ जाएगा कि हाँ भाई मैडम ये बता रही हैं, लेकिन आपको मैडम ने तो आपको ह्यूमिलेट भी नहीं किया, ठीक है, कि आपने तो बिल्कुल गलत जवाब दिया है, ये आपका गलत जवाब है, पूरी क्लास के सामने बच्चे को ह्यूमिलेट भी नहीं किया और आपको आंसर भी बता दिया, प्लस आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीजें आपको सिखानी है। गलतियों और कमियों पर ध्यान देने की बजाय अधिक समय बच्चों को विस्तृत चुनौतीपूर्ण और रुचिकर निवेश देने चाहिए, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको ऐसा एक्सपोजर देना है जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग, बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो, थोड़ा विस्तृत हो, मतलब थोड़ा ऐसा ना हो कि बिल्कुल शॉर्ट हो, इतना यहाँ पर आया यहाँ खत्म हो गया, कुछ तो कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, और रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इनपुट्स आपको देने हैं ताकि आपके पास जो आउटपुट है वो अच्छे आए। गलतियों पर और कमियों पर ध्यान ना दें, बस बच्चे को करने दीजिए, ठीक है, उसको बोलने दीजिए, थोड़ा उसको मौका दीजिए बोलने का। अब जनरली थिंकिंग ये होती है कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो चुपचाप करे, कोई भी काम कर रहा है बिल्कुल चुपचाप करे, क्योंकि अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो आप डिसिप्लिन में कैसे रहेंगे। तो देखिए थोड़ा शोर तो जरूरी भी है बच्चों के लिए, अगर वो थोड़ा सा शोर नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे तो कैसे लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन लैंग्वेज एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू लैंग्वेज क्लासरूम। इस पॉइंट पर काफी हाईलाइट किया गया है कि हम सोचते हैं कि लैंग्वेज आप सिर्फ लैंग्वेज क्लासरूम से पढ़ा सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश का पीरियड है या फिर आपका हिंदी का पीरियड है, ठीक है, तो या फिर आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तभी आपको लैंग्वेज आएगी, ऐसा नहीं है। मैथ, साइंस, कुछ भी बात कर लीजिए, वो सब लैंग्वेज ही है, ठीक है, बस उनका थोड़ा स्पेसिफिकेशन हो जाता है कुछ और उनकी फीचर्स को लेकर, लेकिन बेसिकली वो भी तो आपकी लैंग्वेज क्लासेज है ना। आप ईवीएस कर रहे हैं, ईवीएस में देखिए आप कितनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में आपकी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ी सिंबॉलिक सी लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन है तो वो भी लैंग्वेज ना। तो लैंग्वेज को सिर्फ लैंग्वेज क्लास में ही पढ़ाना छोड़ दीजिए। अगर ईवीएस में भी बच्चा कुछ ऐसा लैंग्वेज के एरर कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर भी उसको करेक्ट एक अच्छे वे में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि ये बेसिकली धारणा होती है कि ईवीएस का पीरियड चल रहा है, सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया है इसी से रिलेटेड कि भाई ईवीएस की क्लास चल रही थी, बच्चे ने कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया, इंग्लिश ग्रामर का इसमें थोड़ी मिस्टेक थी या जो भी था, तो टीचर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और टीचर अपना ईवीएस का कंसेप्ट उसको कराती गई, ठीक है। तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं और आपको पता है कि ऑब्वियसली आप टीचर हैं तो आपको लैंग्वेज में इतनी तो नॉलेज होगी, तो आपको बच्चे को समझाना है उस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो इंग्लिश वाला टीचर ही देखेगा, ये थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ओके। तो हर सब्जेक्ट का मैटर बन जाता है लैंग्वेज, हम सिर्फ लैंग्वेज की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सारी सब्जेक्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के। कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही गंदा अनुभव होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मैं इसलिए कह रही हूँ ये, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, देखिए फर्स्ट तो मैंने आपको बताया मदर टंग होती है, तो सेकेंड लैंग्वेज सीखना, अगर मैं बेसिकली नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि आप मोस्टली नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है, वो हिंदी स्पीक करते हैं और बेसिकली यही स्कूल का होता है। आप सीबीएसई के स्कूल्स भी देखेंगे, मोस्टली वही बोर्ड फॉलो हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो ये सीबीएसई हो गया आपका, हिंदी आपका डोमिनेट करती है थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया में सरकारी स्कूलों में, लेकिन जो इंग्लिश है ये सेकेंड लैंग्वेज है। अब कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि बहुत ही बुरा अनुभव है इंग्लिश सीखना। पहली चीज तो मैं कहूँगी टीचर की इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं, और दूसरी चीज है बच्चे का जो है प्यूपिल का जो एक्सपोजर है घर के मतलब स्कूल के बाहर जो है इंग्लिश के साथ वो कैसा है। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चा इंग्लिश कितनी सीख पाएगा, ठीक है। देखिए स्कूल में माहौल, अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, तो अगर मैं प्राइमरी सेक्शन की बात करूँ तो वहाँ पर बच्चे जो हैं, ठीक है, हिंदी ऑलमोस्ट सबकी हिंदी होती ही है, बस उसके कुछ रूप हो जाते हैं, किसी की बोली होती है, खड़ी बोली होती है, कोई और वो होती है, लेकिन हिंदी का ही टच होता है सबके अंदर, ठीक है। तो हिंदी में बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो इंग्लिश में बच्चे जो हैं उनको एक जैसा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। स्कूल में तो एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है, जैसा आपका टीचर पढ़ा रहा है, जितना वो एफिशिएंट है आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने में उतना करेगा। लेकिन बच्चा घर पर जाकर, देखिए लैंग्वेज जो है एक्सपोजर का काम है, घर पर जाकर अगर वो बिल्कुल भी इंग्लिश का यूज नहीं कर रहा है, साथ ही साथ बस इन्हीं चीजों का यूज कर रहा है, हिंदी लैंग्वेज का या फिर अपनी कुछ लैंग्वेजेस का यूज कर रहा है, या फिर वो इंग्लिश से डर रहा है, उसको लगता है कि अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी तो मतलब मेरी इंसल्ट हो जाएगी या जो भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना फैक्टर्स, ये डिपेंड करते हैं आप किस तरह से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आपका होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंग्लिश इंडिया में ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है, हमारे लिए बहुत जोर है इंग्लिश पर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहां पर इंग्लिश पूरी तरह से डोमिनेट करती है। मतलब अगर हम हिंदी की बात करें जो हमारी राजभाषा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस इंग्लिश के सामने,
ठीक है। और सबसे बड़ी इंडिया में कमी यही है अकॉर्डिंग टू मी कि हम लोगों ने अपनी खुद की भाषा को जो है वो बिल्कुल नकार दिया है। ऐसा अगर आप चाइना में जाएंगे, ठीक है, तो देखिए चाइनीज लैंग्वेज का बहुत जोर है। रशिया में जाएंगे तो रशियन का बहुत जोर है। वो लोग इतना फॉलो नहीं करते वेस्ट को कि आपने इंग्लिश को फॉलो किया है। वहां पर अपनी लैंग्वेज पे पकड़ है, साथ ही साथ एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है उनकी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को वैल्यू किया है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, तो इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मतलब संविधान में उस टाइम पे ये हुआ था कि आप 15 ईयर्स तक तो इसको रखेंगे और उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे हिंदी में। लेकिन आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो आज तक इंग्लिश ही चल रही है। मतलब बेसिकली उनके सारे काम इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो अलग चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश इंडिया में ग्लोबल लैंग्वेज है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ना कि कुर्सी इसी के पास है, इंग्लिश के पास, और हिंदी बेचारी कहीं दूर दूर तक भी उसका नज़ारा नहीं दिखता है। देखिए सरकारी स्कूलों की बात नहीं हो रही, प्राइवेट कंपनीज की बात कर लीजिए या फिर आप प्राइवेट स्कूल्स की बाट कर लीजिए। सबसे ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल्स में, अगर टीचर्स का भी इंटरव्यू रिक्रूटमेंट करते हैं वो, तो पहले वो देखते हैं, मैं ये उन स्कूल्स की बात कर रही हूँ जो सो कॉल्ड आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश को बहुत तवज्जो दिया गया है। आपका पहला राउंड ही होता है स्पीकिंग का। अगर आप स्पीकिंग में फेल हैं, आप फ्लुएंट नहीं है, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और अगर आप फ्लुएंट नहीं है तो आपको जस्ट निकाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आप इंग्लिश को ही वैल्यू कर रहे हैं और किसी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लैंग्वेज है इंडिया में, ये मैं बुराई इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश को बहुत वो देखती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपकी राजभाषा हिंदी है, आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो वर्ल्ड में उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी? आप प्रमोट कीजिए ना हिंदी को, ताकि इंडिया में जो काम करने आए दूसरे देशों के, उनको हिंदी भी सीखना कंपलसरी हो। आप चाइना में जाएंगे तो आपको चाइनीज, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी डोमिनेट करती है। आप मतलब जब आप ये जितनी भी कंपनीज है, सुजुकी हो गई या फिर जितनी भी कंपनीज है, ये जब अपने देश में लोग भेजते हैं तो बेसिकली लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देकर भेजते हैं कि आपको लैंग्वेज आए वहाँ की, ठीक है। तो इसीलिए हमें हिंदी पर जोर देना चाहिए अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, ठीक है। अब देखिए गोल्स होते हैं फॉर अ सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम के, क्या गोल्स होते हैं? तो यहाँ पर 2 गोल्स की बात की गई है। अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशिएंसी सच एज इज एक्वायर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि देखिए प्रोफिशिएंसी क्या होते हैं? जब आप फ्लुएंट बोलना सीख लेते हैं अपनी लैंग्वेज को, मतलब आप बिना सोचे समझे यूज कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई बात कर पा रहा है तो आप बार बार सोचते हैं कि ये बोलने से पहले सोचते हैं, लेकिन अगर आप सपोज कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो आपको सोचना पड़ता है पहले कि इसने ये वर्ड बोला है, तो इसने ये पूरा सेंटेंस या क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो अब मुझे क्या बोलना है, इसका जवाब क्या देना है, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाती है सेकेंड लैंग्वेज में। तो पहला तो हमारा यही गोल होना चाहिए कि सेकेंड लैंग्वेज में भी बेसिक प्रोफिशिएंसी जो है वो आ जाए बच्चे को, ठीक है। पहला तो यही है, जैसे कि वैसी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना जैसे कि प्राकृतिक भाषा में अर्जित ज्ञान में की गई हो, ठीक है। जैसे प्राकृतिक भाषा का ज्ञान आपने अर्जित किया है, वैसे ही आप सेकेंड लैंग्वेज का भी करें, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन, थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? साक्षरता द्वारा भारत का ऐसा विकास कि वे अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बन सके। तो लिटरेसी क्या होता है? देखिए आपने फ्लुएंट बोलना सीख लिया, ठीक है, लेकिन आपको साक्षर होना भी जरूरी है, ठीक है, कि आप उसका यूज कर पाए अपनी लाइफ में। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो पाए, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो पाए। एंड नॉलेज एक्विजिशन जो है, थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी, ये 2 बार लिखा गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी, ठीक है, मतलब लिटरेसी साक्षरता के थ्रू, ठीक है, ये चीजें आ पाए आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो पाए। ये तो आपका लैंग्वेज का पार्ट हो गया कि आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपसे कोई उस लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसी लैंग्वेज में उसको जवाब दे पाए। सेकंड लैंग्वेज में यही होता है ना बेसिकली, ठीक है। और ये है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट, उसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए आप फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट के लिए या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए, थ्रू लिटरेसी, साक्षरता के थ्रू, वो आपकी रियल लाइफ में आपके काम भी आ सके, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 गोल्स होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि आगे क्या करना चाहिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। ये देखिए कुछ मैंने लिखे हुए इसके मेन पॉइंट्स। प्रोवाइड इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, इनपुट रिच मतलब आपको कुछ ना कुछ इनपुट तो मिल रहा है ना, मतलब कुछ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट तो मिल रहा है। निवेश समृद्ध संप्रेषण, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपको एक कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट मिल रहा है। बच्चा अगर क्लास में इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश स्पीकिंग भी वो कर रहा है, फ्लुएंसी उसमें आए थोड़ी सी, तो टीचर उससे बात कर रहा है या उसके पीयर्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो लैंग्वेज इनपुट रिच उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर जा रहा है तो घर पे उसको कोई पूछ ही नहीं रहा कि उस लैंग्वेज में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो सेकेंड लैंग्वेज आएगी कैसे, ठीक है। तो मेन तो ये
क्राइटेरिया कि आपको कम्युनिकेशन, इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना है बच्चे को। नेक्स्ट है अप्रोचेज एंड मेथड्स नीड्स नॉट टू बी एक्सक्लूसिव बट मे बी म्यूचुअली सपोर्टिव विद इन ब्रॉड कॉग्निटिव फिलोसफी। अब देखिए जितने भी कॉग्निटिव फिलोसफी हैं, यहाँ पर तीन जो फिलोसोफर्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। ठीक है, चॉम्स्की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी है इन्होंने, पियाजे आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और वाइगोत्स्की भी काफी बोलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। तो कहा है कि इन बेसिक थ्योरीज को अप्लाई कीजिए आप। ठीक है, इनके द्वारा जो अप्रोचेज और मेथड्स यूज किए गए हैं उनको आप क्लास में अप्लाई करें। ठीक है, म्यूचुअली सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है, आपके मतलब कॉग्निटिव फिलोसफी भी यूज हो, साथ ही साथ आपके खुद के अनुभव भी यूज हो, आपके जितने अप्रोचेस और मेथड्स हैं उनका भी यूज हो, तो सबका कॉम्बिनेशन मिलाइए कि बच्चा किस स्टेज पे है, क्या उसके लिए ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, प्राइवेट स्पीच का यूज कैसे करना है, सोशल स्पीच का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको ये भी ध्यान रखना है कि लैड सिस्टम होता है, ये ना समझे कि बच्चा एक पपेट है। ओके, टीचर एजुकेशन नीड्स टू बी ऑनगोइंग, और टीचर की एजुकेशन लगातार होनी चाहिए। अगर टीचर जो है आपके इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो आप ट्रेनिंग कराइए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए उनकी भी। ठीक है, तो ये सब भी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर अगर एफिशिएंट नहीं होगा लैंग्वेज सिखाने में तो फिर बच्चा तो कैसे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लैंग्वेज इवैल्यूएशन नीड नॉट बी टाइड टू अचीवमेंट बट टू मेजर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, भाषा में दक्षता होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप जस्ट उसको अचीवमेंट पे कर रहे हैं कि आपने इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर ले लिए तो मतलब आपको सेकंड लैंग्वेज आ गई, ऐसा नहीं होता है। आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, और अचीवमेंट पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं देखना कि बच्चे के नंबर कितने आए, बल्कि ये देखना है कि बच्चा कितना दक्ष है उस भाषा में। ठीक है, कितना सक्षम है उस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करने के लिए, कितना वो अच्छी तरह से उस लैंग्वेज में अपने आप को जो है डिफाइन कर सकता है। तो ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, अचीवमेंट पर ध्यान आपको नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग टू रीड एंड राइट। इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है किस तरह से बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं। पहले हम लिसनिंग और स्पीकिंग की बात कर रहे थे कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए। अब लिखना और पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। देखिए पहली बात है LSRW, मैंने आपको बताया ना, तो लिसनिंग और स्पीकिंग आपने डेवलप कर ली, उसके बाद ही आपको रीडिंग पर जाना है। ठीक है, पहली चीज तो याद रखिए, रीडिंग कर ली तभी आपने राइटिंग पर जाना है। अगर बच्चा पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा है तो लिखेगा क्या। हम जब पहले सुनते तो हमारा मतलब ये होता था कि रीडिंग का मतलब है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे ने एक पैसेज पढ़ा, सपोज एक पैसेज पढ़ा, उसे जस्ट पढ़ लिया, उसको पता है कि TOP टॉप होता है, ON ऑन होता है, लेकिन अगर द बॉय इज अंडर द टेबल, अगर ये सेंटेंस है, बच्चे ने पढ़ लिया लेकिन उसको यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, तो उसकी रीडिंग हुई नहीं। ठीक है, रीडिंग का मतलब है साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आप रीड कर रहे हैं प्लस अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ऐसे राइटिंग में है, आप जो लिख रहे हैं वो अपने आप से लिख पाए, ये नहीं कि आपने एक लाइन रट ली उसको लिख दिया, तो ये राइटिंग स्किल नहीं होगी। आप अपने आप से, जैसे पिक्चर कंपोजिशन होती है ना, वो राइटिंग होती है। जैसे आपने बच्चे ने एक पिक्चर देखा, उसको बच्चा डिफाइन करके लिख रहा है, उसको लिख रहा है बेसिकली। ठीक है, यूज कर रहा है, उस पिक्चर में से देख रहा है कि ये चीजें हो रही है और अपने आप से लिख रहा है, तो वो आपकी राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वैल्यू एक्सप्रेसिव एंड पार्टिसिपेटरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज रादर देन करेक्टनेस ऑफ स्पीच। ठीक है, अब मैं यही बता रही थी आपको कि बच्चे को, अब मैंने कहा पिक्चर कंपोजिशन करनी है, बच्चा आप 5 लाइन भी लिखेगा, भले ही गलत लिखेगा, लेकिन आप देखेंगे कुछ तो लिखेगा। फिर आप पूरी क्लास के साथ एक डिस्कशन कर सकते हैं, जिन बच्चों ने काफी अच्छा लिखा है वो डिस्कशन कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या यूज किया है। तो इस तरह से आप बच्चे की लैंग्वेज को इनरिच कर सकते हैं। तो करेक्टनेस पर ध्यान ना दें कि बच्चा गलत कर रहा है, उस पर फोकस ना करें बच्चे, बल्कि को मतलब ये करना है कि पार्टिसिपेशन जो है उसको बढ़ाना है। पार्टिसिपेटरी जो फंक्शन होता है ना, वो आपको देना है कि बच्चा पार्टिसिपेट तो करे, लिखने की कोशिश तो करे, बोलने की कोशिश तो करे, या फिर रीड करने की कोशिश तो करे, उसको जस्ट आपको करेक्ट नहीं करना है बार बार। चिल्ड्रंस टॉक इज अ रिसोर्स, बच्चे क्या बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। लंच टाइम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे को एक्टिविटी दे सकते हैं ग्रुप में, आपने ग्रुप बना दिए 4-4, 5-5 के, कोई भी टॉपिक दे दिया, आपको डिस्कस करना है और उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन देनी है क्लास में, तो ये आप करा सकते हैं। ठीक है, ये एक रिसोर्स होता है। तो बच्चों की जो बातें होती है, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक शांत क्लास कभी भी एक अच्छी क्लास नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर क्लास शांत है दैट मीन्स कि कोई हलचल ही नहीं है, हलचल नहीं है तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों की टॉक जो है बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है, उसका यूज करना है। LSRW मैंने आपको समझा ही दिया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, फिर स्टोरी टेलिंग काफी इफेक्टिव होता है, उसका यूज करना चाहिए। स्टोरी टेलिंग में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, प्री रीडिंग स्किल्स, वाइल रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग क्या कराना है। ठीक है, इसमें काफी स्टेजेस होती हैं। प्री लिसनिंग में आपको क्या करना होता है, प्री स्टोरी टेलिंग जो होती है उसमें आप स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, पहले बच्चों से जिस
भी टॉपिक के बारे में स्टोरी है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। सपोज आग और पानी पर स्टोरी है तो बच्चे से आग और पानी के पूछेंगे कि आपको पानी पसंद है या नहीं, आपको आग पसंद है या नहीं, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टोरी सुनाएंगे एक इंटरेस्टिंग वे में, उसके बाद उसकी एक्टिविटी करेंगे। स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स थे आप उनको जज करवा सकते हैं, ठीक है। आप उस स्टोरी का मोरल डायरेक्ट ये मत कहिए व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आप बच्चों को थोड़े से रोल डिफाइन कीजिए कि ठीक है आप आग हैं तो आप बताइए आपके हिसाब से इस कहानी में किसकी गलती थी, क्या ये कहानी हमें बता रही है, इस टाइप से आप उनको सिखा सकते हैं। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज होती है, वाइल रीडिंग एक्टिविटीज होती है, आफ्टर रीडिंग वाली एक्टिविटीज भी होती है, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये कराई जा सकती है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। पिक्चर बुक्स हो सकती हैं, स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, बहुत सारा इन लैंग्वेज रिच इन जो आपका रिसोर्स होता है वो अगर आपके पास होगा तो वो बेटर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक किताब है उसमें इतना छोटा छोटा फॉन्ट है जो बच्चों को दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। अगर सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटा छोटा 10th की क्लास बुक्स होती हैं जैसे वैसा आप दिखाएंगे तो बच्चा बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उनके लिए फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, किताब का साइज बड़ा होना चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा रीडिंग मटेरियल होना चाहिए जो बच्चे को इंटरेस्ट करे। अगर बच्चा उसके सामने इतना अच्छा मटेरियल होगा तभी तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, और बच्चा इंटरेस्ट लेगा तभी वो पढ़ना सीखेगा। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग सी किताब है, डल पेजेस की किताब है, तो उसको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी चीजें थी। तो गाइज आज हमने बात की है लैंग्वेज के ऊपर बेसिकली। तो लैंग्वेज में बस आपका इतना ही है, इस चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ। आगे जब हम पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी तो भी देखेंगे। तो ये पार्ट 1 था आपका चैप्टर 3 का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर आप चाहते हैं तो खुद भी रीडिंग करें इसकी। वैसे मैंने आपको काफी डिटेल में इसका बता दिया है। तो क्वेश्चन इन पर ही बन जाते हैं गाइस, रीडिंग कैसे करानी है, आपके क्लास में एक बच्चे ने ये गलती कर दी, टीचर का क्या रिस्पॉन्स होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज मैंने आपको कराई है, या फिर ड्रेविड फैमिली जो है, भाषा परिवार जो है वो मैंने आपको कराए हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होना चाहिए, कैसे होता है, तो ये सब चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। #ज्ञान IQ।